डॉक्टर कमलकांत जी भोजन समाप्त कर बिस्तर पर लेटे ही थे कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कमलकांत जी ने दरवाज़ा खोला। सामने उनके तकरीबन 65-70 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। हाथों में छड़ी थी, बुझी हुई सी आंखें। उसने कहा, आपको नवाब साहब ने बुलाया है। उनकी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन भाई इस टाइम मैं नहीं जाता हूँ कहीं भी। उसने याचना भरी नज़रों से डॉक्टर की तरफ देखा और बोला, नवाब साहब ने कहा है किसी तरह आपको लेकर आऊं, वरना वो जिंदा नहीं बचेगी। उसकी ये शब्द सुनकर डॉक्टर साहब कुछ देर सोच में पड़ गए। जिंदा नहीं बचेगी, लगता है कोई सीरियस मामला है। डॉक्टर कमलकांत जी तैयार होकर अपना डॉक्टर का बैग उठाया और उस बूढ़े के साथ चल दिए। बाहर एक बग्गी खड़ी थी जिसमें 2 सफ़ेद घोड़े जुटे हुए थे। काली अंधेरी रात में वो बग्गी काफ़ी डरावनी सी लग रही थी। कुछ देर सोचने के बाद डॉक्टर उस बग्गी में बैठ गए और उस व्यक्ति ने उस बग्गी को चलाना शुरू किया। उस रात्रि काल में घोड़ों की टापों की आवाज़ के साथ झिंगुरों की आवाज़ वातावरण को काफ़ी भयावह बना दे रही थी। तकरीबन आधे घंटे चलने के बाद वो बग्गी एक पुराने से जर्जर से बंगले के सामने रुकी। उस घर के चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे बरसों से कोई यहाँ नहीं आया हो। डॉक्टर कमलकांत उस व्यक्ति के साथ चले जा रहे थे और कुछ सोच रहे थे साथ में। दरवाजे पर पहुंचकर उस व्यक्ति ने दरवाजे को खटखटाया। अंदर नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और डॉक्टर कमलकांत जी को इशारा किया, मेरे पीछे आइए। डॉक्टर साहब उसके पीछे चल दिए। बाहर से जर्जर सा दिखने वाला वो बंगला अंदर से काफ़ी सुंदर और भव्य था। उसके अंदर पुराने ज़माने की वस्तुएं काफ़ी थी। टेबल लैंप से लेकर और झूमर तक सब कुछ देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये काफ़ी सालों पुराने हों। अंदर का वातावरण काफ़ी रहस्यमयी था। उन सब को निहारते हुए डॉक्टर साहब जीना चढ़ते हुए उस नौकरानी के पीछे पीछे एक कमरे में पहुँचे। कमरे के बीचों बीच एक काफ़ी बड़े साइज़ का बेड पड़ा हुआ था और उस बेड पे एक स्त्री लेटे हुए कराह रही थी दर्द से। और पास ही में एक बड़े से चेयर पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, बिल्कुल सफ़ेद वस्त्रों में। डॉक्टर कमलकांत को देखते ही वो उठ खड़ा हुआ और इनका स्वागत किया। डॉक्टर साहब को बहुत ही आश्चर्य हुआ क्योंकि जो व्यक्ति खड़ा हुआ था उसकी लंबाई कहीं से भी सामान्य नहीं थी। उसने बेड पे पड़ी हुई महिला की तरफ इशारा किया। डॉक्टर कमलकांत ने महिला को चेकअप किया और चेक करने के बाद उस व्यक्ति को बताया कि वो माँ बनने वाली हैं। इतना सुनने के बाद उस व्यक्ति के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। उस मुस्कुराहट के अंदर भी उसका चेहरा काफ़ी भयानक लग रहा था। मैं कुछ दवाइयाँ आपको लिख दे रहा हूँ, आप इन्हें बाज़ार से मंगवा लीजिएगा और इनको समय समय पर देते रहिएगा। सहमति में सर हिलाते हुए उस व्यक्ति ने डॉक्टर को बाहर चलने का इशारा किया। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय डॉक्टर ने महसूस किया कि इस घर में इस व्यक्ति ने एक बार भी एक शब्द नहीं बोला। यही नहीं बल्कि सारे लोग चुप थे, जैसे उनके मुंह में ज़बान ही न हो। उसने डॉक्टर के हाथ में अपने जेब से निकाल कर कुछ सिक्के रखे। बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होने की वजह से डॉक्टर को साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी अभी। उसने सहमति से सर हिलाया, रख लीजिए। डॉक्टर कमलकांत जी को वो बूढ़ा फिर से वापस छोड़ गया इनके घर पे। कमलकांत जी ने जब अपने जेब से वो सिक्के निकाले तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सिक्के सोने के थे। डॉक्टर कमलकांत काफ़ी गहरी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उन्होंने अपने सर को झटका और सोने चले गए। इस घटना के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद बिल्कुल उसी टाइम फिर से उनके दरवाजे पे एक दस्तक हुई। अब इस टाइम कौन आ गया
ये बड़बड़ाते हुए डॉक्टर कमलकांत जी ने फिर से दरवाज़ा खोला। सामने उसी बूढ़े को देखकर उनकी आंखें सिकुड़ सी गईं। बूढ़े ने फिर से इनसे बोला, आपको नवाब साहब ने याद किया है। तुम ठहरो, मैं आता हूँ। इतना बोलकर कमलकांत जी अंदर गए। तैयार होकर अपना डॉक्टरी का बैग उठाया और उस बूढ़े के साथ चल दिए। डॉक्टर कमलकांत जी ने एक बात ध्यान दिया, उस दिन भी तकरीबन यही टाइम था और ऐसा ही मौसम था। उस बग्घी से उतर कमलकांत जी दरवाजे पे पहुँचे। एक आवाज़ के साथ फिर से उसी लेडीज ने दरवाज़ा खोला जिसने पिछली बार खोला था, और अपने पीछे आने का इशारा करते हुए वो सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ गई। जब कमलकांत जी उस कमरे में पहुँचे तो बिल्कुल उसी स्थान पे वो व्यक्ति बैठा हुआ मिला जहाँ वो पिछली बार बैठा हुआ था, और बेड पे वो महिला आज भी कराह रही थी। लेकिन एक जो परिवर्तन उन्होंने देखा वो उनकी आंखें विस्मय से फैल गई। महिला का पेट पिछली बार की तुलना में बहुत ही ज़्यादा फूला हुआ था। दिमाग में चल रहे बहुत सारे विचारों के बीच डॉक्टर ने उस महिला का चेकअप किया, कुछ दवाइयाँ लिखी और उस व्यक्ति की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जब तक इनकी डिलीवरी ना हो जाए ये दवाइयाँ इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप समय समय पर देते रहिएगा। इतना सुनने के बाद वो व्यक्ति उठा, उसने पर्ची ली और डॉक्टर को इशारों से बाहर चलने के लिए कहा। दरवाजे पे पहुंचकर उसने फिर से अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के निकालकर डॉक्टर की तरफ बढ़ाई। डॉक्टर ने उसके चेहरे की तरफ एक बार देखा, उसकी आंखों में सहमति देख डॉक्टर ने वो सिक्के ले लिए और फिर से उस बूढ़े के साथ अपने क्लिनिक पे वापस आ गए। कमलकांत जी के जहन में बहुत सारी बातें घूम रही थी। मसलन वो घर जो बाहर से खंडहर दिखता है वो अंदर से महल की तरह क्यों है। उसके अंदर की जो भी सामान है वो किसी और युग के लगते हैं, जैसे आज से 200-300 साल पुराने। आज के युग में इतने करीने से सजे हुए घर में इतनी पुरानी वस्तुएं, ये भला कैसे संभव है। फिर उस घर के अंदर का रहस्यमयी वातावरण, उस व्यक्ति का बात न करना, उस महिला का एक ही हफ्ते में इतना ज़्यादा पेट का फूला होना, ये सारी बातें डॉक्टर कमलकांत जी को काफ़ी परेशान कर रही थी। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे ये सब क्या है। बहरहाल वो बिस्तर में गए और सो गए। एक हफ्ते के बाद फिर से उसी तरह दरवाज़ा खटखटाया गया डॉक्टर साहब का। वही बूढ़ा व्यक्ति सामने खड़ा था, वही याचना, और डॉक्टर साहब उसी प्रकार अपने बैग को उठाकर उस बूढ़े व्यक्ति के साथ चल पड़े। बंगले पर नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और डॉक्टर कमलकांत जी उसके पीछे पीछे कमरे तक पहुँचे। आज कमरे में पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बिस्तर पर वो महिला लेटी हुई थी और उसके बगल में एक तकरीबन 2.5 से 3 फीट का बालक लेटा हुआ था। चौंक गए कमलकांत जी। अपने जीवन में उन्होंने ऐसा केस कभी नहीं देखा था कि इतनी तेज़ी से कोई बच्चा जन्म ले ले, और वो भी इतने बड़े आकार का। उन्होंने पलटकर उस व्यक्ति की तरफ देखा। उस व्यक्ति की आंखों में एक चमक थी। उसने इशारे से बोला, चेकअप करिए। अनमने से भाव से कमलकांत जी उस पलंग की तरफ बढ़े, और जैसे ही उन्होंने उस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया, बच्चे ने उठकर इनके दोनों हाथों को पकड़ लिया। कमलकांत जी चौंक गए, क्योंकि उसके हाथ बिल्कुल बर्फ़ की मानिंद ठंडे थे। किसी नवजात शिशु के हाथ इतने ठंडे। अचानक उस बच्चे ने एक भयानक सी आवाज़ के साथ ठहाके लगाने शुरू कर दिए। उन ठहाकों के बीच में उसके मुंह के अंदर उसके दांत भी नजर आ रहे थे, और उसके ठहाके लगाने के साथ ही साथ उस व्यक्ति और उस पलंग पर लेटी हुई उस महिला और उस नौकरानी ने भी बड़े ही भयानक अंदाज में ठहाके लगाने शुरू कर दिए।
अब कमलकांत जी को कुछ कुछ समझ आ चुका था कि वो किसी दूसरी दुनिया के लोगों के बीच फंस चुके हैं। उनको काटो तो खून नहीं। अचानक उन्होंने अपने हाथ को तेजी से छुड़ाया उस बच्चे से और सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़े। दरवाजे के पास पहुंचकर कमलकांत जी ने बहुत ही जोर लगाया, मगर दरवाज़ा टस से मस न हुआ, नहीं खुला। कमलकांत जी पसीने से तरबतर हो चुके थे। उन्होंने पलट कर देखा। पीछे सबसे आगे में वही लड़का, उसके पीछे उसकी माँ, उसके पीछे वो नौकरानी और सबसे पीछे वो भयानक शक्ल वाला इंसान इनकी तरफ बढ़े चले आ रहे थे, वही भयानक सी हंसी के साथ। कमलकांत जी के कानों में मानो किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। कुछ ही देर में उनके कान से और उनके नाक से खून की धाराएं बहने लगी और कमलकांत जी वहीं दरवाजे के पास गिर गए। डॉक्टर कमलकांत जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उनकी सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया था।